दोस्तों, हिंदी स्पेशल बाय माही सर आज की इस हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा भाग 2 क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो विभिन्न विद्वानों का जो योगदान है, उनमें हम 4 विद्वानों का योगदान हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज के पहले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आया है। तो दोस्तों याद रहे, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 में। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था। तो याद रहे, यह जो ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से छपा? तो याद रहे, हिंदी साहित्य का विकास। इसका दूसरा और परिवर्तित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो याद रहे, 1929 में पहली बार आया और दूसरा संस्करण 1940। आइए आगे बढ़े। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। तो आपको याद रहे, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में किसकी वाणियों से प्रारंभ माना गया है? सिद्धों की वाणियों से। इसमें लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि मुंज कवि को माना गया है। तो याद रहे, शुक्ल जी ने पहला कवि किसे माना है? मुंज को। पहला कवि मुंज को माना है। हिंदी शब्द सागर लेखन में 3 विद्वानों का योगदान है। याद रहे, हिंदी शब्द सागर ग्रंथ लेखन में 3 विद्वानों का योगदान है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। लेखन में केदारनाथ पाठक का भी अपूर्व योगदान है। इन तीनों के साथ दोस्तों याद रहे, केदारनाथ पाठक का भी अपूर्व योगदान इस ग्रंथ में है। लेखन के आधार ग्रंथ शुक्ल जी के इस लेखन किया है इस ग्रंथ का, इसमें कौन कौन से आधार ग्रंथ रहे हैं? दोस्तों याद रहे, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कवित्तमाला। मिश्र बंधु विनोद जो है वो मिश्र बंधुओं का है। हिंदी कवित्तमाला श्याम सुंदर दास, हिंदी कवित्तमाला श्याम सुंदर दास। और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि द्वारा लिखा गया है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। तो दोस्तों याद रहे, परीक्षा में अगर आ जाए ये क्वेश्चन, तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका उत्तर रहेगा प्राकृताभास। इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया गया है। जो आधार जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों की संख्या है 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया गया है? तो याद रहे, वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त कर दोहरा नामकरण किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त कर दोहरा नामकरण किया गया है। पहला काल वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल कहा है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और गद्यकाल आधुनिक काल। तो आपको याद, रीतिकाल को शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल कहा, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल और आधुनिक काल गद्यकाल। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत और पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्यकाल 1900 विक्रम संवत से अब तक। अगले जो विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में और अंतिम जो ग्रंथ है इनका कबीर 1942 में। कबीर 1942। तो महत्वपूर्ण कई ग्रंथ लिखे इन्होंने, लेकिन आपको इस संदर्भ में 4 ग्रंथों के नाम याद रखने। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। दोस्तों शुक्ल जी की तरह इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। आदिकाल 1000 ईस्वी, तो ध्यान रहे, रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रम संवत माना है और इन्होंने माना है ईस्वी सन। आदिकाल की समय सीमा जो मानी है, समयावधि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल 1600 से 1840 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1840 ईस्वी से अब तक। और ये शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक थे।
ये शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक थे। शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक कौन थे? तो याद रहे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये जो पंक्ति कही इन्होंने तुलसीदास के संबंध में कही थी। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, वस्तुतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की धारणाओं का प्रमाण सहित खंडन किया। तो शुक्ल जी की धारणाओं का प्रमाण सहित खंडन करने वाले विद्वान कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऐसे वक्तव्य कहने वाले कौन है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। आपको याद रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से कहा है? अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल। इन्होंने हिंदी साहित्य को भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। अगले विद्वान है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1931 में आया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। इन्होंने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल, आदिकाल को जयकाल, रीतिकाल को कलाकाल कहा है। इन्होंने दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को 3 भागों में बांटा है। दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ इन्होंने साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 3 भागों में। पहला भाग आदिकाल, जिसे हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दोहरा नामकरण और दोहरा वर्गीकरण किया है। तो आदिकाल बाल्यावस्था, मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, मध्य में किशोर, याद रहे आदि में बाल्य है और मध्य में किशोर है और आधुनिक में युवा है, आधुनिक युवा। तो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की युवावस्था नाम से जाना जाता है। और अगले जो विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इनका ग्रंथ है, पहले जिक्र हो चुका है अपने शुक्ल जी के लेखन में जो आधार ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ का नाम है हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी में। इन्होंने भी हिंदी साहित्य को पूर्व 2 विद्वानों की भांति इन्होंने भी 4 कालखंडों में विभक्त किया है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 4 कालखंडों में। पहला नाम है आदि युग, पूर्व युग, उत्तर युग, आधुनिक युग। आदि, पूर्व, उत्तर, आधुनिक, आदि, पूर्व, उत्तर और आधुनिक युग। अगले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले कौन है दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त, 1965 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभक्त किया है। अब तक दोस्तों जो आज क्लास में हमने पढ़ा था, लगभग कतिपय विद्वानों द्वारा 4 कालखंडों में विभक्त किया गया था, लेकिन याद रहे गणपति चंद्र गुप्त 3 कालखंडों में विभक्त किया है इन्होंने। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक, प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल में के इन्होंने पुनः 2 भाग किए हैं, पूर्व मध्य 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्य 1600 से 1857 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो याद रहे प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल वर्गीकरण करने वाले 3 भागों में कौन विद्वान है? गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि जैन कवि शालिभद्र सूरी को माना है। तो आपको याद रहे दोस्तों, शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का जो समयावधि मानते हैं प्रारंभ की, वो प्रारंभ मानते हैं 1184 ईस्वी से। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल में ये 3 प्रकार की काव्य रचना मानते हैं। गुप्त जी प्रारंभिक और मध्यकाल में ये 3 प्रकार की काव्य रचना मानते हैं। पहला है लोकाश्रित काव्य, धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित। तो आपको याद रहे दोस्तों, लोकाश्रित, धर्माश्रित और राजाश्रित काव्य के जो भाग करने वाले हैं, इन भागों के करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1973 ईस्वी में, इसके 10 भाग हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखने वाले कौन है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र। ये कब आया? 1973 में। 1973 में। इसके कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के कितने भाग हैं? 10। इन्होंने भी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। इन्होंने भी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है दोस्तों? याद रहे 4 कालखंड, 4 कालखंड। पहला
आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। तो याद रहे जो भी सदी है वो मध्य से ही है और मध्य में ही खत्म है। 7 से 14 मध्य तक है आदिकाल, भक्तिकाल 14 से 17, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। याद रहे 7 से 14, भक्तिकाल 14 से 17 और रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। याद रहे डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। याद रहे 7 से 14वीं मध्य, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अगले विद्वान हैं राम कुमार वर्मा। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। याद रहे दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कब आया? 1938। यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना थी मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 भाग प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी लेकिन पहला भाग 1938 में आया और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ ही नहीं। यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभाजित हैं। दोस्तों कोई भी ग्रंथ जिसके भाग या अध्याय होते हैं तो याद रहे यहाँ पर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ में जो अध्याय हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रकरण के नाम से। और ये जो प्रकरण है कितने प्रकरणों में है? 7 प्रकरणों में। राम कुमार वर्मा 7 प्रकरणों में इनका विभाजित ग्रंथ है। यह अधूरा ग्रंथ है क्योंकि विद्वानों ने माना है कि भक्तिकाल तक का वर्णन इन्होंने किया है और इनकी जो समयावधि है 693 से 1693 ईस्वी तक। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा है। तो याद रहे दोस्तों स्पेशल है क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था या तो कोई विद्वान 4 कर रहे थे या 5 कालखंडों में विभक्त कर रहे थे और ये राम कुमार वर्मा जो विद्वान आए इन्होंने इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा है। पहला काल संधि काल जो 750 विक्रम से 1000 विक्रम संवत तक, चारण काल 1000 विक्रम से 1375 विक्रम तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम तक, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम तक, आधुनिक काल 1900 से विक्रम से अब तक। तो याद रहे संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। संधि, चारण, भक्ति, रीति, आधुनिक। संधि, चारण, भक्ति, रीति, आधुनिक। इनके अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है। तो दोस्तों याद रहे आ चुका है कई बार परीक्षा के अंतर्गत। हिंदी का पहला कवि स्वयंभू मानने वाले कौन है? राम कुमार वर्मा। पहले पढ़ चुके हैं। मुंज को मानने वाले कौन है? तो आपको याद रहे रामचंद्र शुक्ल जी। और गणपति चंद्र गुप्त जो वो किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। पहले कवि भी बहुत मायना रखता है, बार बार क्वेश्चन में आने के अवसर रहते हैं। तो आपको याद रहे, आप ये याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया है। इन्होंने भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है। याद रहे दोस्तों इन्होंने भक्ति काल के वापस जो विभाजन किया है वो इन्होंने संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य नाम से किया है। तो याद रहे आपको दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाए संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य विभाजन करने वाले कौन विद्वान है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले जो हैं किसी विद्वान उन्होंने इतिहास ग्रंथ न लिख के एक समग्र साहित्यिक सभा है काशी नागरी प्रचारणी सभा, उसके द्वारा जो ये ग्रंथ हुआ है जिसमें अनेक विद्वानों ने अपने कलम की शक्ति से लेखन का प्रयास किया है। तो ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो 16 खंडों में प्रकाशित हैं, लेकिन उसके 17 भाग थे। लेकिन प्रकाशन कितने भाग में हुआ था आपको याद रहे? 16 खंडों में, लेकिन भाग कितने हैं? 17 भाग हैं। इसके 6वां भाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। याद रहे 6ठे भाग का नाम है रीतिकाल, उसका संपादन करने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रथम भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, इसका संपादन राजबली पांडे द्वारा किया गया। तो याद रहे दोस्तों पहला, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी एग्ज़ाम में या तो पहला आएगा या अंतिम वाला आएगा या कोई भी चर्चित नाम है, कोई भी विद्वान है उसके नाम से कोई भी प्रश्नोत्तर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका का संपादन करने वाले कौन है? राजबली पांडे। प्रथम भाग राजबली पांडे। तो आपको याद ना पहला भाग है, पहले में कौन रहता है हमेशा आगे? राजा। तो राजबली पांडे द्वारा। द्वितीय भाग
हिंदी भाषा का विकास का संपादन धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया। तो द्वितीय भाग का जो संपादन है और उसका नामकरण जो है वो हिंदी भाषा का विकास, तो आपको याद रहे हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा। 16 भाग हिंदी का लोक साहित्य, 16 भाग का नाम है हिंदी का लोक साहित्य, 16 भाग हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। इसका संपादन जो करने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा। इसका संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया। और अंतिम भाग जो 17वां भाग है प्रकाशन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाशन 16 खंडों में ही हुआ है। 17वें भाग का जो नामकरण है वो हिंदी का उन्नयन, 17वें भाग हिंदी का उन्नयन का संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा किया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज ये हमारे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की जो ये दूसरी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आगे से आगे मैं और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।